गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब क्लियर ऑडियो वीडियो? चलिए, तो बायोलॉजी की क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी शरीर के जो सिस्टम्स होते हैं, मानव शरीर में जो तंत्र होते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और वो क्या है? वो है मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है, या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सारे सवाल हैं जो एग्जाम्स में आते जा रहे हैं। यहाँ से कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे वो भी आप लोगों को क्या कर रहे हैं, साथ में बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। जब हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सी एनसीईआरटी में दिया है? मानव के सारे तंत्र जो हैं, मानव के जो सारे तंत्र हैं वो आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में हाईएस्ट लेवल पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, वो आपकी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। 12वीं में तो है ही, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी इसका अच्छा खासा रूप दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स 12वीं में सबसे हाईएस्ट लेवल पर, सबसे उच्चतम लेवल पर यह टॉपिक आपका दिया हुआ है। 12वीं कक्षा में इसके दो टॉपिक्स आते हैं, तो हम दोनों टॉपिक्स को ही इसमें कवर करके चलेंगे। एक तो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र, और क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों टॉपिक्स को हम लोगों को देखकर चलना है। 10th और 12th लेवल, जो हाईएस्ट लेवल तक की एनसीईआरटी है, उसको कवर करना है। छोटे क्लास की एनसीईआरटी में ऐसी कुछ खास बातें नहीं दी हुई हैं। 10th लेवल तक की आप एनसीईआरटी ऐसे दिया तो 8th लेवल में भी है, ठीक है, दिया तो क्लास 8 में भी है, लेकिन 10th लेवल में सबसे अच्छे मजबूती से दिया है, और उससे अच्छे से, उससे बेहतरीन तरीके से 12th लेवल की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की क्लासेस में को हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। सबसे पहले आप मानव के किसी भी तंत्र को जब पढ़ रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी के किसी भी सिस्टम को, तंत्र को पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि उस सिस्टम का आपके शरीर में क्या लेना देना है। हम कह रहे हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका शरीर में क्या योगदान है, क्या लेना देना है, यह जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन क्या है? क्यों कोई जीव रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है? एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, यौन इच्छाएं हैं, उनको, उनकी पूर्ति के लिए। अगर हम बात करें पूरी की पूरी बायोलॉजी की कि हमें क्यों बनाया गया है, नेचर में इंसानों को या किसी भी सजीव को क्यों बनाया गया है, सजीव को बनाने के पीछे ही ये कारण है कि वो अपनी जो स्पीशीज है, वो अपनी प्रजाति है, उसको आगे बढ़ाता रहे। रिप्रोडक्शन, प्रजनन का भी यही मतलब है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन इंसान इसीलिए करता है ताकि अपनी जो स्पीशीज है, उसकी जो प्रजाति है, वो विलुप्त ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो। आज के डेट में अगर कोई इंसान बच्चे पैदा करना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद अगर सारे लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देंगे तो एक टाइम के बाद मानव जाति क्या हो जाएगी? पूरे तरीके से विलुप्त हो जाएगी। पूरे तरीके से क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। आप में से कितने लोग इंस्टा वगैरह देखते हैं? क्या आपने डिंक नाम सुना है? डिंक आजकल एनसीआर में, गुड़गांव साइड में, साउथ दिल्ली साइड में, जहां पर लोग ज्यादा, अमीर लोगों की ज्यादा संख्या है, वो डिंक शब्द बड़ा प्रचलन में है। डिंक शब्द पता है क्या है? डबल इनकम नो किड्स। डबल इनकम नो किड्स मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की सैलरीज भी अच्छी हैं, पर वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के पीछे उनका कारण क्या है? कारण ये सोच है कि भाई बच्चे जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं जो इंसान की फ्रीडम होती है वो तो रुक ही जाती है ना। तो ये सब सोचकर है कि भाई बच्चे नहीं पैदा करेंगे, जिम्मेदारी बहुत है, हम क्यों जिम्मेदारी लें। तो ये जो प्रचलन चला आ रहा है दिल्ली गुड़गांव के कुछ लोकेलिटीज में, कुछ लोगों में, हाँ, कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट है, ये है,
तो ये डिंक का बड़ा प्रश्न है, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे एक डिस्कशन के लिए आपको हम बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का फिर एजेंडा ही खत्म हो गया, क्योंकि बनाया ही इसीलिए गया है सारी की सारी प्रजातियों को कि वो अपनी स्पीशीज को क्या कर सके, आगे लेके जा सके, अपनी प्रजाति को आगे लेकर जा सके, राइट। चलिए, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जिस तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का, जनन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अपनी प्रजाति विलुप्त ना हो, अपनी प्रजाति विलुप्त ना हो। टू कंटिन्यूएट, इसका मेन एजेंडा है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कि जो स्पीशीज है वो निरंतर चलती रहे, निरंतर क्या रहे, निरंतर चलती रहे और वो विलुप्त ना हो। ये रिप्रोडक्शन का क्या है, सही मायना है, सही अर्थ है, ठीक है। अब जब आप इस रिप्रोडक्शन के मायने समझ गए हैं, तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रिप्रोडक्शन कितने तरीके का हो सकता है। ये जो प्रजनन है ये दो तरीके का हो सकता है, लैंगिक और अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से हमारा मतलब क्या है? भाई हम सब कैसे बने हैं? हम सब बने होते हैं कहीं ना कहीं हमारे माता और पिता से, कहीं ना कहीं क्या माता पिता से बने हैं। प्रजनन के लिए पिता की तरफ से स्पर्म आता है, शुक्राणु आता है, माता की तरफ से ओवम आता है, डिंब आता है, और ये दोनों मिलकर एक छोटा सा जाइगोट युग्मनज बनाते हैं, जहां से इंसानी जीवन की शुरुआत हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन का मतलब ही है कि यहां पर गैमीट यानी युग्मक बनते हैं। गैमीट यानी कि युग्मक का क्या होता है, यहां पर निर्माण होता है, यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट किसको कहते हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जो जनन कोशिका है, वो गैमीट है, ठीक है। गैमीट का मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जो जनन कोशिका है, वो गैमीट है। तो यहां पर क्या होगा, गैमीट का निर्माण होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद इन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब यहां पर स्त्री और पुरुष के गैमीट प्रजनन कोशिका बनेंगी और बनने के साथ निषेचित होंगी। बनने के साथ क्या होंगी? बनने के साथ ये लोग क्या आएंगी? साथ भी आएंगी। तो युग्मक का निर्माण भी होगा, गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा, और गैमीट का फर्टिलाइजेशन भी होगा, गैमीट का निषेचन भी होगा। निषेचन का मतलब क्या है? दोनों का साथ में आना, दोनों का साथ में आना। जबकि अलैंगिक में क्या होगा? अलैंगिक में गैमीट बन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर गैमीट का फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है वो नहीं होगा। सेक्सुअल में नॉर्मली आमतौर पर लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स होते हैं, पुरुष और स्त्री। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा? वो बच्चा पुरुष और स्त्री दोनों के गुण लेगा। हाँ ललिता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पुरुष और स्त्री क्या होगा? दोनों के गुण लेगा। हम सब बने हैं अपने माता और पिता से, तो पिता के स्पर्म में पिता वाले गुण, माता के ओवम में माता वाले गुण, दोनों से मिलकर बने हैं। यानी हम लोग एक तरीके से मिक्सचर हैं, हम लोग बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है, हम लोग मिक्सचर हैं। तभी हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों में या उन संतति में या किताब में ऑफस्प्रिंग शब्द लिखा रहता है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, वेरिएशन होगा। वेरिएशन का मतलब है कि माता पिता से भिन्न होंगे। ये जो बच्चे होंगे ये माता पिता से क्या हो जाएंगे? ये बच्चे माता पिता से भिन्न होंगे। लेकिन एसेक्सुअल में, अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में चूंकि माता और पिता के सेल्स मिलते नहीं हैं, माता और पिता के सेल्स मिलते नहीं हैं, इस वजह से जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग है या जो संतति है वो क्या है? वो बिल्कुल ही कार्बन कॉपी है, वो बिल्कुल ही कार्बन कॉपी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का मतलब क्या है? बिल्कुल जैसे कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि तुम अपने नाक को रखो और नाक से एक नया बच्चा पैदा हो जाए? नहीं। लेकिन पौधे के केस में ऐसा हो सकता है। आलू का एक टुकड़ा आप जमीन में डालिएगा तो उसमें पूरा का पूरा आलू बन जाता है।
अदरक का एक टुकड़ा जमीन में रखिएगा तो उससे पूरा का पूरा अदरक निकल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग, जो संतति बनते हैं, वो चूंकि एक ही पेरेंट से बनते हैं, है ना, यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा, यहाँ पर दोनों नहीं मिल रहे, तो जो संतति है चूंकि एक ही पेरेंट से मिल रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, वो क्लोन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्लोन कहलाते हैं। क्लोन का मतलब क्या है, क्लोन का मतलब है कि ये जो संतति है ये बिल्कुल हूबहू क्या है, हूबहू सेम है, हूबहू समान है। मतलब यहां पर वेरिएशन नहीं है, यहां पर जो वेरिएशन है वो असमानता है नहीं है। क्लोन बनने का मतलब क्या होता है, एकदम कार्बन कॉपी। सेक्सुअल किस में देखा जाता है, ह्यूमंस में देखा जाता है, मानव में देखा जाता है, पौधे में देखा जा सकता है, जिसको आप पॉलिनेशन, परागण के रूप में जानते हैं। एसेक्सुअल किस में होता है, अलैंगिक किस में होता है, ये तो एक बहुत सारे प्रकार का है, ठीक है, बहुत सारे प्रकार का है। ये प्लांट में भी हो सकता है, पौधे में भी हो सकता है, फंगस में भी हो सकता है, कवक में भी हो सकता है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, प्रोटोजोआ में हो सकता है। प्रोटोजोआ बीमारी करने वाला, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं आपके अलैंगिक जन्म। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, लेकिन ह्यूमन में क्या है, ह्यूमंस में है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमंस में क्या है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब जरा इसको गौर से देखिएगा। मानव में जो पुरुष होता है, पुरुष से क्या आता है, स्पर्म आता है, शुक्राणु आता है। और स्त्री से क्या आता है, स्त्री से आता है ओवम यानी कि डिंब। यही हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है, युग्मक निर्माण होता है, पुरुष के केस में शुक्राणु, स्त्री के केस में डिंब। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो इनके मिलने से जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। तो पहली सेल जो बन रही है वो कौन सी है, जाइगोट है, युग्मनज है। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोमोसोम से ही हमारे अंदर गुण आ रहे हैं माता पिता से। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो स्पर्म के पास है 23 गुणसूत्र, 23 क्रोमोसोम। और ओवम के पास भी कितने हैं, ओवम के पास भी 23 है, ठीक। कुल मिला के हम चूंकि स्पर्म और ओवम दोनों से बने हैं, तो एक जाइगोट के पास, एक युग्मनज के पास कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो पहली जो जीवन की शुरुआत हम करते हैं, हम लोगों ने जीवन की शुरुआत एक जाइगोट युग्मनज के रूप में की होगी। अब ये जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होगा, अब ये जाइगोट, अब ये युग्मनज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और ये रूप ले लेगा एम्ब्रियो का। ये किसका रूप ले लेगा, ये अब एम्ब्रियो कहलाएगा, यानी कि भ्रूण कहलाएगा। धीरे धीरे इस एम्ब्रियो में सारे ऑर्गन्स, सारे अंग विकसित होने लगेंगे और फाइनली ये जब विकसित हो जाएगा तब आप इसको फीटस कहेंगे, यानी इसको गर्भ कहेंगे। याद रखिएगा, पूरी की पूरी गर्भावस्था आपकी 9 महीने की होती है। 9वें हफ्ते से लेकर 9th वीक से लेकर, ठीक है, 9th वीक तक, 9वें हफ्ते तक, गर्भावस्था के 9वें हफ्ते तक ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण के नाम से जाना जाता है। एक महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, 9वें हफ्ते तक उसको हम एम्ब्रियो यानी भ्रूण का नाम देते हैं। और 9वें हफ्ते से लेकर 9वें महीने, 9th वीक, 9वें हफ्ते से लेके 9th मंथ तक, 9वें महीने तक इसको हम लोग फीटस का नाम देते हैं, गर्भ का नाम देते हैं, ठीक है। ये सब जो अभी से भी पुरानी एनसीईआरटी थी ना, उसमें ये बातें थी, उसमें ये बातें थी। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, युग्मनज, भ्रूण और गर्भ, सुन के लगेगा कि सब सेम है क्या, पर सब सेम नहीं है, सब में अंतर है। सबसे पहले जीवन की शुरुआत होती है जाइगोट के रूप में, युग्मनज के रूप में, वो विकसित होता है। जैसे ही वो 9वें हफ्ते तक पहुंच जाता है, उसके कुछ अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं। जैसे चौथे से 7वें सप्ताह के बीच में ही जो दिल धड़कना है वो शुरू हो जाता है। तो गर्भ में सबसे पहला ऑर्गन, अंग कौन सा है जो विकसित होता है, वो है हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 9वें हफ्ते का मार्क पार हुआ,
अब उसको क्या कहा जाता है, अब उसको फीटस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसको गर्भ कहा जाता है। तो 9वें हफ्ते से लेके बिल्कुल डिलीवरी तक वो फीटस यानी कि गर्भ के नाम से ही जाना जाता है। राइट, चल सकते हैं आगे। जो बातें आपको हमने बताई वो यहाँ पर टाइप्ड रूप में मौजूद है। शुक्राणु और डिंब दोनों में क्या है, 23 गुणसूत्र हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या है? जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमीट्स का निषेचन होता है, जबकि एसेक्सुअल में किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होता। क्लोन कहाँ पर बनते हैं? क्लोन बनते हैं अलैंगिक में। ठीक है, सारी संतान एक समान होती है और माता पिता की बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी होती है। ज्यादा भिन्नता कहाँ होती है? लैंगिक में होती है। जो जो बातें हम आपको बताए वही सारी बातें टाइप्ड फॉर्म में, क्योंकि कई बार होता है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते हो तो आपको हैंडराइटिंग कई बार समझ में नहीं आती। ठीक है, ओके। अब जब हम यहां तक की बात कर लिए, आपको दो शब्द में और अंतर हम बताएंगे। वो शब्द है ओविपैरस और दूसरा है विविपैरस। विविपैरस, ओवी मतलब अंडा, ठीक है, ओवी मतलब अंडा। ओविपैरस कौन से होते हैं? ओविपैरस हम उन प्राणियों को कहते हैं जो कि अंडे देते हैं और उस अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है। अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है, तो ओविपैरस मतलब अंडे से बच्चा निकलना। ठीक है, ये है ओविपैरस। और जब हम बात कर रहे होते हैं विविपैरस की, तो विविपैरस वो होते हैं अंडयुजी और जरायुजी। विविपैरस कौन से होते हैं? विविपैरस होते हैं जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, विविपैरस का मतलब क्या है? ये वो है जो कि विकसित बच्चे को जन्म दे रहे हैं। पक्षी देखते हो अंडे देता है, वो अंडा हैच होता है, अंडा फूटता है और उसके अंदर से बच्चा निकलता है, तो पक्षी आपके ओविपैरस हुए। इंसान क्या हुए? इंसान हुए विविपैरस। ठीक है, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो अंडे दे रहे हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन है, आमतौर पर, मैंने रूल नहीं कहा, हमेशा आमतौर पर ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म और ओवम का मिलना, जो स्पर्म और ओवम का मिलना होता है वो शरीर से बाहर होता है। ठीक है, आमतौर पर यह होता है कि स्पर्म और ओवम का मिलना शरीर से बाहर है, और विविपैरस में आमतौर पर स्पर्म और ओवम का मिलना अंदर होता है। तो ओविपैरस अंडे देने वाले, विविपैरस विकसित बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। अंडयुजी, ये सब क्या कर रहे हैं? अंडे दे रहे हैं। जरायुजी मतलब विकसित बच्चों को क्या दे रहे हैं? विकसित बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक शब्द है। अब जब आप रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, और उसके शुरू करते हुए पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग एक्चुअल में पूरे सिस्टम्स शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है, आइए आंसर करिए। कर लिए? आपसे कह रहा है कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन करेगा, अलैंगिक जनन कौन कौन करेगा। तो अलैंगिक जनन पौधे में हो सकता है, इसमें केला जो है वो एक पौधा है। कुत्ता करेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुत्ता लैंगिक जनन करता है, कुत्ता लैंगिक जनन कर रहा होता है। ईस्ट करेगा? ईस्ट एक प्रकार का फंगस है, बिल्कुल करेगा। अमीबा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अलैंगिक जनन कर सकता है। तो कह रहा है कौन सा करेगा? 1, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है, ये रहा सही जवाब, ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट, अलैंगिक विधि में जो संतति होती है, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो समानता है वो ज्यादा होती है। उसके पीछे कारण पूछ रहा है, उसके पीछे आपको कारण पूछ रहा है, क्या कारण है?
क्योंकि इसमें सिर्फ एक माता पिता शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक नहीं शामिल होते हैं। पहले यौन प्रजनन होता है, बाद में यौन प्रजनन होता है, ऐसा पहले और बाद में कोई सीन ही नहीं है। एक ही चीज होगी, या तो आप अलैंगिक जनन कर सकते हैं या आप लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि अलैंगिक जनन अगर हो रही है तो ऐसे केस में ज्यादा सिमिलैरिटी, ज्यादा समानताएं हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है यहां पर? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट शामिल है और गैमीट्स, जो गैमीट्स होती हैं, जो युग्मक होती हैं, उनका निषेचन नहीं होता। हमारे में हमारे माता और पिता दोनों के गैमीट्स, दोनों के युग्मक मिलते हैं। अलैंगिक में युग्मक नहीं मिलते, फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता। तो जब फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होगा तो दोनों के गुण थोड़ी ना आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो गया यहाँ पर? 1 और 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, माता पिता से जो गुण बच्चों में आ रहे होते हैं, उन गुणों में क्या होता है? उन गुणों में क्या होता है? क्या उसमें माता पिता के साथ केवल समानता होती है, केवल भिन्नता होती है? समानता और भिन्नता दोनों हो सकती है, या कुछ भी नहीं होता? ठीक है, अब यहां पर किसी रिप्रोडक्शन के बारे नहीं दिया, यहां पर कहा है कि माता पिता से बच्चों में गुण आ रहे हैं। तो भाई अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देखो हम लोगों के केस में लैंगिक जनन है, हम लोग बहुत हद तक अपने माता पिता से मिलते भी हैं और अलग भी हैं, है कि नहीं? क्योंकि जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर तो बच्चे क्लोन पैदा हो गए, वहां पर तो सिर्फ समानताएं हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समानता और भिन्नता होती है, जिसमें कि भिन्नता ज्यादा है। तो इसी वजह से यहां पर दोनों आंसर होगा। हम अपने माता पिता के जैसे भी हैं और उनसे अलग भी हैं, सिमिलैरिटी भी है, समानताएं भी हैं और साथ में वेरिएशन भी है। ठीक, नेक्स्ट पर चलिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, हम इसको समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहिए तो एक तरीके से आपकी पूरी बायोलॉजी का एक बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा है, समझिए इसको, फिर आगे चल रहे हैं। ओके, अब हम बताएं आपको क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको हम अभी समझाते हैं। जैसे आप अगर किसी ह्यूमन में मेल की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, और किसी में किसी फीमेल की बात करते हैं, किसी स्त्री की बात करते हैं, ठीक है, और यहां पर हम उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं। अब पुरुष के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? पुरुष के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम सब के पास 46 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल के पास भी 46 है, बच्चा के पास भी 46 है। ठीक है, अगर हम माँ और पापा दोनों से मिलकर बने हैं तो हमारे पास होना चाहिए था 46 इंटू 2, यानी हमारे पास डबल क्रोमोसोम होने चाहिए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन का पूछना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे और माता पिता दोनों में गुणसूत्र की संख्या स्थिर कैसे रहती है ना? डबल हो जानी चाहिए थी ऐसे, तो ये स्थिर कैसे रह रही है? तो होता क्या है कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके सारे सेल्स में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो आपके प्रजनन कोशिकाएं हैं, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल हैं, जो आपकी गैमीट हैं, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो पुरुष बनाता है स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, शुक्राणु में 23 ही क्रोमोसोम होते हैं। स्त्री बनाती है ओवम यानी कि डिंब, स्त्री में कितने हो जाते हैं? 23 गुणसूत्र ही हो जाते हैं। उस वजह से जो जाइगोट बन रहा होता है, जो युग्मनज बन रहा होता है, उसके पास 23 + 23 यानी 46 गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा, आपके शरीर की सारी सेल्स में, आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, शरीर की सारी सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो आपकी प्रजनन कोशिकाएं हैं, जो आपकी गैमीट है, यानी अगर यदि आप पुरुष हैं तो आपके पास स्पर्म है, अगर आप स्त्री हैं आपके पास ओवम है। ओवम और स्पर्म में 23 गुणसूत्र ही होते हैं, ठीक है। बाकी सारे सेल्स में 46 और स्पर्म और ओवम में क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। तो वही कह रहा है, युग्मक निर्माण के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि हम सब बन रहे हैं गैमीट से, युग्मक से, और उस दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इस वजह से हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, एक बेसिक इंट्रो से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बेसिक इंट्रो से इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन आपका लैंगिक जनन से पैदा होने वाले बच्चों में ज्यादा वेरिएशन क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास जो गुण है वो माता और पिता दोनों से आ रहे हैं, माता और पिता दोनों से आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि बी होगा या सी होगा, है ना? दो माता पिता दोनों में है, बहुत सारे माता पिता तो नहीं है भाई, हम सबकी एक माता और एक पिता है। लंबी प्रक्रिया से भी कोई लेना देना नहीं है। बी और सी में कैसे डिसाइड करें? बेटा, डिफरेंट स्पीशीज का मतलब समझते हो? विभिन्न प्रजाति। बेटा, स्पीशीज शब्द का मतलब ही है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। विभिन्न प्रजाति आपस में प्रजनन कर ही नहीं सकती। प्रजाति का मतलब ही होता है जो आपस में बच्चे पैदा कर सके। जैसे आप और कुत्ता नहीं बच्चे पैदा कर सकते क्योंकि आप लोग अलग प्रजाति के हो। विभिन्न प्रजाति के लोग, डिफरेंट स्पीशीज के लोग प्रजनन कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट स्पीशीज की परिभाषा ही यही है कि जो आपस में प्रजनन कर सकता है वो सेम स्पीशीज का है। अलग स्पीशीज का आपस में प्रजनन कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा रिप्रोडक्शन सेम स्पीशीज का ही हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने सी आंसर दिया, आई होप उनको अपनी मिस्टेक क्या है समझ में आई है। प्रजनन क्यों जरूरी है? प्रजनन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन क्यों जरूरी है? ताकि सजीव जिंदा रह सके, या उसकी प्रजाति बिल्कुल निरंतर चलती रहे। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ताकि जो प्रजाति है वो निरंतर क्या हो, ताकि जो प्रजाति है वो निरंतर चलती रहे, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा, है ना। चलिए, अब हमको, जब हमने ये पूरी इंट्रोडक्शन वाली कहानी देख ली, अब हम लोगों को चलना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चलना है, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे, कुछ मूल शब्दावली है जो आपको जाननी जरूरी है। कुछ मूल शब्दावली है जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे पहला शब्द जो आपको जानना यहां पर जरूरी है वो है गैमीट, युग्मक कहते हैं। गैमीट का मतलब क्या है? जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो आपकी जनन कोशिका होती है, उसी को गैमीट कहते हैं, ठीक है। जो जनन कोशिका है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसी को गैमीट कहते हैं। जब आप बात करते हैं मेल की, पुरुष की, तो वो क्या कहलाती है? वो स्पर्म कहलाती है, यानी शुक्राणु कहलाती है। और जब आप बात कर रहे होते हैं फीमेल की, तो वो ओवम यानी डिंब के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दूसरा आपको शब्द यहां पर समझना है गैमीटोजेनेसिस, क्योंकि ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। कभी आप खुद भी अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तब भी आपको ये शब्द मिलते हैं। किसी भी शब्द में जेनेसिस लिखा है, इसका मतलब होता है निर्माण, ठीक है। और गैमीटो आया गैमीट शब्द से, तो गैमीट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण,
गैमीट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज के बाद अगर हम आपसे जेनेसिस शब्द लिखा हुआ देखें तो समझ आइएगा जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। अब ये दो प्रकार का हो सकता है। अगर हम आपके सामने oogenesis लिखते हैं, oogenesis मतलब ओवम या डिंब का निर्माण होना, ओवम या डिंब का निर्माण होना, oogenesis मतलब ओवम फॉर्मेशन। और अगर हम आपके सामने शब्द लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होगा? स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है यहां पर स्पर्म का निर्माण होना, शुक्राणु का निर्माण होना। ठीक है, बेसिक शब्द है, हायर क्लास के एनसीईआरटी के तो कई बार समझ में नहीं आता, इसीलिए नोट करते चलेंगे। तीसरा शब्द आपको जानना है, फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं, कई बार फ्यूजन भी कह दिया जाता है, हिंदी में निषेचन कह दिया जाता है। निषेचन शब्द का मतलब क्या है? स्पर्म एंड ओवम का मिलना। निषेचन का मतलब है कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं, शुक्राणु और डिंब मिलते हैं और इनके डिंब मिलने से जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। स्पर्म और ओवम का मिलना, और स्पर्म और ओवम के मिलने का मतलब है कि इनके मिलने से क्या बनेगा? इनके मिलने से जाइगोट यानी कि युग्मनज बनेगा। तो मानव में प्रजनन शुरू कैसे हो रहा है? सबसे पहले मानव में अगर आप पुरुष हैं तो आपके शरीर में स्पर्म बनेगा, स्त्री है तो आपके शरीर में ओवम बनेगा। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इंसान में जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, उस जाइगोट का क्या होगा? उस जाइगोट का विकास होगा। धीरे धीरे वो छोटे से क्या होता जाएगा? छोटे से बड़ा बनता चला जाएगा। जब वो बड़ा बन जाएगा तो क्या वो मां के गर्भ में ही रहेगा? नहीं। चौथा शब्द जो आपको समझना है वो है जेस्टेशन पीरियड। हिंदी में इसको कहते हैं गर्भाकाल अवधि। गर्भाकाल अवधि मतलब एक बच्चा मां के गर्भ में कितने टाइम तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है वो कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमंस में, मानव में कितना होता है? मानव में अगर हम लोग दिन कह लें तो लगभग 280 दिन, अगर आप महीने कह लें तो 9 महीने, अगर आप हफ्ते कह लें तो 36 से 40 हफ्ते, 36 से 40 हफ्ते। ये जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भाकाल अवधि होती है कि जितने समय तक भ्रूण अंदर रहता है। पांचवा शब्द जो आपको पता होना चाहिए वो है पार्टूरिशन। पार्टूरिशन हिंदी में प्रसव कहते हैं, समझ ही गए होंगे। प्रसव का मतलब क्या है? प्रसव का मतलब है डिलीवरी का प्रोसेस। प्रसव का मतलब है बच्चा गर्भ से बाहर निकलना। ठीक है, भ्रूण का, विकसित भ्रूण का, विकसित भ्रूण का गर्भ से बाहर आना। विकसित भ्रूण का गर्भ से बाहर आना, ये क्या कहलाता है? पार्टूरिशन। छठा शब्द जो आपको समझना है वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या है? मां जब बच्चे को दूध पिलाती है। लैक्टेशन का मतलब क्या है? मां का बच्चे को दूध पिलाना। ठीक है, तो मानव प्रजनन में ये सारी चीजें होती हैं। पहले स्पर्म ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, धीरे धीरे वो विकसित होता है। जितने दिन तक मां के गर्भ में रहता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भाकाल अवधि कहते हैं। पार्टूरिशन का मतलब क्या है? जब फाइनली वो विकसित हो जाता है तो उसका मां के शरीर से बाहर निकलना, और बाहर निकलने के बाद मां का उसको दूध पिलाना लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। दुग्ध स्त्राव कह सकते हैं, दुग्ध स्त्राव। ठीक है, ये बेसिक वर्ड्स हैं क्योंकि कई बार अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ये सारे बेसिक शब्द आपको आएंगे और कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हमको एक एक करके सिस्टम्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र। सबसे पहले कौन सा प्रजनन तंत्र हमको पढ़ना होगा? हमको पढ़ना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जब आप बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, मेन काम क्या है इसका? भाई पूरे रिप्रोडक्शन का मेन बनाना और स्त्री में ओवम बनाना, ठीक है। तो जो मेन काम कर रहा होगा पूरे प्रजनन तंत्र में, जो मेन काम कर रहा होगा उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक यौन अंग। उसको नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक यौन अंग। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में कहते हैं उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब मेन। तो पुरुष में मेन काम जो करता है यानी जो स्पर्म बनाता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक यौन अंग। और पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन होता है? वो होता है वृषण। इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्यों है प्राथमिक यौन अंग? क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी आपको हमने शब्द को लिखवाया था स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब है शुक्राणु निर्माण इसी के अंदर होता है। पुरुष की जो जनन कोशिका है, मेल जो गैमीट है स्पर्म, वो बनता इसी के अंदर है। तो टेस्टिस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और दूसरा काम है कि टेस्टिस में एंड्रोजन बनते हैं। टेस्टिस में एंड्रोजन बनते हैं। सवाल आता है कि ये एंड्रोजन क्या है? एंड्रो मतलब मेल होता है। कहीं पर भी आप एंड्रो शब्द सुनते हैं, एंड्रो मतलब मेल। पुरुष के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको इकट्ठे एंड्रोजन कहा जाता है। तो एंड्रोजन का मतलब क्या होता है? मेल हार्मोन्स। पुरुष में होने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं सबको हम लोग इकट्ठे एंड्रोजन कहते हैं। और इन पूरे समूह में जो सबसे मुख्य हार्मोन है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। जो सबसे मेन एंड्रोजन है, जो सबसे मेन एंड्रोजन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। आज की डेट में अगर आप एक पुरुष को देखते हैं, पुरुष की आवाज भारी होती है, उसके पूरे शरीर में बाल होते हैं, तो ये सारा गुण किस वजह से होता है? ये सारा गुण टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के वजह से होता है। एक पुरुष को पुरुष बनाने वाला हार्मोन ही है टेस्टोस्टेरॉन। तो प्राथमिक यौन अंग टेस्टिस है, वृषण है, और इसके दो काम हैं। पहला काम है स्पर्म बनाना और दूसरा काम है मेल के हार्मोन्स बनाना। टेस्टिस संख्या में कितने होते हैं? तो टेस्टिस संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं? टेस्टिस संख्या में 2 होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक टेस्टिस है, एक वृषण है, ऐसा ही दूसरे साइड में होता है, ठीक है। अब टेस्टिस कहां पर स्थित है? आप अगर गौर से देखेंगे इस डायग्राम को तो टेस्टिस एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में स्थित है जिसको वृषण कोश कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। जब एक लड़का पैदा होता है तो टेस्टिस पेट वाले हिस्से में होते हैं। टेस्टिस धीरे धीरे खिसक कर खुद स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये टेस्टिस कहां होते हैं, ध्यान रखिएगा ये टेस्टिस स्क्रोटम में स्थित होता है। स्क्रोटम में स्थित है। स्क्रोटम को हम लोग वृषण कोश भी कहते हैं। वृषण कोश में क्या है? वृषण कोश में स्थित होता है, स्क्रोटम के अंदर मौजूद होता है। सवाल है कि टेस्टिस क्यों खिसक कर नीचे आया? सवाल है कि टेस्टिस खिसक कर स्क्रोटम में क्यों आ गया? क्या उसके पीछे कारण है? अभी हमने बताया कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनना यानी कि शुक्राणु बनाना। और स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में एग्जैक्ट रेंज लिखा है। 10वीं कक्षा में सिर्फ लिखा है कि स्पर्म निर्माण के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टेस्टिस स्क्रोटम में स्थित होता है, अंडकोश में स्थित होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म निर्माण के लिए, स्पर्म बनने के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो क्या चाहिए? वो आपको कम चाहिए। स्पर्म बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए। इसीलिए टेस्टिस खिसक कर शरीर से दूर चले जाते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो सर्जरी से नीचे लाना पड़ेगा। अगर खिसक कर खुद नहीं जाएंगे तो सर्जरी से क्या करना पड़ेगा? सर्जरी से उसको लाना पड़ेगा। हम एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट शब्द का मतलब होता है छुपा हुआ। क्रिप्ट शब्द का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ऑर्किड शब्द का मतलब होता है टेस्टिस यानी वृषण। याद रखिएगा, ऑर्किड शब्द जो होता है बायोलॉजी में उसका मतलब टेस्टिस होता है, वृषण होता है। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म एक ऐसी स्थिति है जब जो टेस्टिस है यानी कि जो वृषण है, जो वृषण है वो खुद से स्क्रोटम में यानी कि अंडकोश में न जाए। अगर टेस्टिस खुद से खिसक कर स्क्रोटम में न जाए तो हम उस स्थिति को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का नाम देते हैं। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का नाम देते हैं। और ऐसी स्थिति में सर्जरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करिएगा तो उस बच्चे में फिर स्पर्म बनेगा ही नहीं, उस बच्चे में फिर स्पर्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसीलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दूसरा शब्द आपको बताते हैं, ऑर्काइटिस का क्या मतलब है? अभी बताया आपको हम। ऑर्काई शब्द का मतलब ही टेस्टिस होता है, वृषण होता है। ऑर्काई शब्द का मतलब ही क्या होता है? टेस्टिस यानी कि वृषण। और आइटिस शब्द का मतलब होता है सूजन। आइटिस का मतलब क्या हो जाता है? सूजन। तो ऑर्काइटिस का मतलब क्या है? टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाना, वृषण में सूजन हो जाना। ऑर्काइटिस का मतलब क्या है? टेस्टिस यानी वृषण में सूजन। आमतौर पर देखा जाता है मम्स के केस में। एक बीमारी होती है जिसमें आपकी लार ग्रंथि मोटी हो जाती है, वायरस से होने वाली बीमारी है मम्स। ठीक है, और अगर मम्स का सही से इलाज नहीं किया जाए तो उसका वायरस टेस्टिस में भी सूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, ये ऑर्काइटिस कई बार मम्स बीमारी में देखा जाता है। मम्स बीमारी में देखा जाता है। कॉम्प्लिकेशन है, अगर उसका इलाज नहीं किया जाए ना तो कई बार टेस्टिस में सूजन भी पैदा कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत है प्लीज बताइए। क्या होगा? स्क्रोटम में क्यों होता है? अंडकोश में क्यों स्थित होता है? क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण है, जो स्पर्म फॉर्मेशन है, वो होता है कहां पर? वो होता है आपका टेस्टिस के अंदर। जो स्पर्म फॉर्मेशन है, जो शुक्राणु निर्माण है, वो कहां पर होता है? वो आपका होता है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, यानी अभी हम लोगों ने, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तस्वीर है और हमने किसके बारे पढ़ा? हमने टेस्टिस के बारे पढ़ा, हमने स्क्रोटम के बारे पढ़ा। टेस्टिस कितनी है संख्या में? वृषण कितनी है संख्या में? तो वृषण संख्या में 2 होती है। वृषण संख्या में कितनी है? वृषण संख्या में आपकी 2 है। स्पर्म यहीं पर बन रहे हैं और अब यहां पर एक बार स्पर्म बन गए तब स्पर्म क्या करेंगे? आगे की यात्रा को तय करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, सॉरी, जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, वो भी आपको गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, जो आपके टेस्टिस का स्ट्रक्चर है वो भी क्या करने की जरूरत है? वो भी आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टेस्टिस के स्ट्रक्चर पर सवाल, आप सोचिए बेसिक जो एसएससी एग्जाम्स होता है ना, एसएससी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, साइंस का बहुत वेटेज नहीं है, फिर भी टेस्टिस के स्ट्रक्चर पर डीप में उसमें सवाल पूछा जा चुका है।
कि एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल होते हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल उस एग्जाम में आ गए, तो भाई आपको तो फिर डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहे कि चैप्टर लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मानव कार्यकी में आजकल इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए 11th 12th लेवल तक भी आपको जाना पड़ेगा। 10th तक की एनसीईआरटी में टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं समझाया हुआ, 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी में टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं समझाया हुआ, लेकिन आपकी हायर क्लास की एनसीईआरटी में क्या किया गया है, समझाया गया है। ठीक है, समझा दे टेस्टिस का स्ट्रक्चर फटाफट से। चलिए आइए शुरू करते हैं। टेस्टिस के स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं हम लोग, गौर से सुनेंगे। ये मान लेते हैं एक टेस्टिस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक टेस्टिस है। जब आप टेस्टिस के अंदर देखेंगे तो एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 200 से 250 गोले मौजूद होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 200 से 250 गोले मौजूद हैं। इन्हीं को हम वृषण लोब्यूल कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन्हीं को वृषण लोब्यूल कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या समझे? एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 200 से 250 छोटे छोटे गोले मौजूद हैं जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल या वृषण लोब्यूल का नाम देते हैं। ठीक, अब जब आप इस एक गोले को देखिएगा, जब आप इस एक गोले को देखिएगा, यानी एक लोब्यूल के अंदर, एक गोले को ही लोब्यूल कहते हैं, एक लोब्यूल के अंदर आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक लोब्यूल के अंदर ऐसे 1 से 3 छोटी छोटी नालिकाएं हैं। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 वृषण नालिका है। 1 से 3 क्या है? वृषण नालिका है, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसको हम लोग नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक टेस्टिस कैसा दिख रहा है? एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 छोटे छोटे गोले हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल या वृषण लोब्यूल कहते हैं। यही सवाल एग्जाम में पूछा था कि कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, तो 200 से 250, यानी ऐसे छोटे छोटे कितने गोले मौजूद हैं? 200 से 250। एक लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्राणुजनक नालिका है। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इस वृषण नालिका के अंदर 2 तरीके के सेल्स हैं। सबसे पहली सेल है स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहली सेल कौन सी है? सबसे पहली सेल है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाती है। ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही स्पर्म बनता है। ठीक है, तो इस नालिका के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है जो कि क्या बना रही है? जो कि स्पर्म बना रही है। और दूसरी सेल इसके अंदर है सर्टोली सेल। दूसरी सेल इसके अंदर कौन सी है? दूसरी सेल इसके अंदर है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल क्या कर रही है? ये सर्टोली सेल स्पर्म को पोषण दे रही है, स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रही है। ये सर्टोली सेल क्या कर रही है? याद रखिएगा, ये सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, स्पर्म को पोषण देने का काम करती है। तो क्या समझे हम? एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 गोले, एक गोले के अंदर 1 से 3 लंबी लंबी नालिका। उस नालिका के अंदर 2 तरीके के सेल हैं, एक में स्पर्म बन रहा है, दूसरे में स्पर्म को पोषण मिल रहा है। स्पर्म बनने का काम स्पर्मेटोगोनिया का और स्पर्म को पोषण देने का काम सर्टोली सेल का। ठीक है, अब बीच में जो खाली जगह है, बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, या आप कह सकते हैं लोब्यूल के बाहर, ठीक है, लोब्यूल के बाहर, लोब्यूल के बाहर खाली जगह में, खाली जगह में सेल होती है जिसका नाम है लेडिक सेल। खाली जगह में कौन सी सेल है? खाली जगह में लेडिक सेल है, लेडिक कोशिका मौजूद होती है।
और ये लेडिक सेल, ये लेडिक कोशिका क्या कर रही होती है? ये लेडिक कोशिका पुरुष के सारे हॉर्मोन्स निकालती है। ये लेडिक सेल, ये लेडिक कोशिका क्या कर रही होती है? इन्हीं से एंड्रोजन बनता है, इन्हीं में एंड्रोजन बनता है। एंड्रोजन का मतलब क्या है? एंड्रोजन का मतलब है पुरुष के सारे हॉर्मोन्स। ठीक है, एंड्रोजन का मतलब क्या होता है? पुरुष के जो सारे हॉर्मोन्स होते हैं उन्हीं को एंड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक, वापस से फिर से देखो, वापस से फिर से देखेंगे इसको। ये बायोलॉजी क्लास नोट्स में ये वाला डायग्राम दिए हुए हैं। टेस्टिस के दो काम हैं, हार्मोन बनाना और स्पर्म बनाना। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 गोले हैं। कितने वृषण लोब्यूल हैं? 200 से 250। एक लोब्यूल के अंदर क्या होती है? एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 शुक्राणुजनक नालिका है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसमें दो काम होता है, इसमें स्पर्म बनता है और स्पर्म को पोषण देती है सर्टोली सेल। बाहर मौजूद होती है लेडिक सेल यानी लेडिक कोशिका, और ये लेडिक कोशिका पुरुष के हार्मोन बनाती है। ये लेडिक कोशिका पुरुष के हार्मोन बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुक्राणुजनक नालिका में दो चीजें हैं, स्पर्मेटोगोनिया जिनसे स्पर्म बनता है, सर्टोली सेल या नर्व सेल जो कि इनको क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बाहर खाली जगह पे, ठीक है, इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगह में जो सेल होती है उनको हम लोग लेडिक कोशिका कहते हैं। और ये लेडिक कोशिकाएं पुरुष के जो भी हार्मोन होते हैं उन सबको बनाती है, उन सबको क्या करती है? उन सबको बनाती है। आपको हम जो जो लिख कर बताए वो नोट्स में आपको टाइप्ड एज इट इज मिलेगा। ठीक है, हम आपको जो जो बताए वो सारा चीज सब क्या है? वो सारा चीज सब नोट्स में आपका ऐसे ही टाइप्ड है। ठीक, क्लियर है? ये बात क्लियर है? देखो जरा, नर्स मरीज को दवाई देती है ना? नर्स जो होती है वो मरीज को दवाई देती है कि नहीं? तो सर्टोली सेल्स भी क्या कर रही होती है? सर्टोली सेल्स भी स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रही होती है, स्पर्म को पोषण दे रही होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, टेस्टिस का हम लोग स्ट्रक्चर देखे हैं अभी, अभी पूरा सिस्टम बाकी है पढ़ना। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो बाकी है आपका पढ़ना। डन? चलिए, अभी आपकी 20 मिनट में अगली क्लास है, 20 मिनट्स में आपकी अगली क्लास है, उसमें मिलते हैं। छोटा सा ब्रेक, चाय वाय पी लो, उसके बाद मिलते हैं।